श्री गुरु चरणों में प्रणाम करते हुए हम आप सभी दर्शकों का स्वागत करते हैं और आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत करते हैं। साथियों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक हमारे दर्शक हैं, उनकी कुंडली है और आज उनकी कुंडली का हम और आप मिलकर विश्लेषण करेंगे, उनकी कुंडली का अध्ययन करेंगे और उनके बारे में जानकारी देने की कोशिश करेंगे कि उनकी कुंडली में क्या अच्छा है, क्या खराब है। आइए हम दोनों मिलकर अब इस कुंडली का विश्लेषण करते हैं, समय नष्ट नहीं करते हैं और सीधे इस कुंडली पर आते हैं। आप भी इनकी कुंडली का डिटेल नोट कर लें। 22 जुलाई 2004, समय 8:05 सुबह, स्थान लखनऊ उत्तर प्रदेश। हम गोपनीयता बनाए रखने के लिए, प्राइवेसी बनाए रखने के लिए किसी भी व्यक्ति का नाम कुंडली में अपने वीडियो में नहीं बताते हैं कि उनका नाम क्या है और यहाँ पर कुंडली विश्लेषण के लिए नाम की आवश्यकता भी नहीं है। तो आइए आप भी एक कुंडली बना लीजिए और हमारे साथ इस कुंडली का विश्लेषण करिए और इन्हें इनके बारे में बताने की कोशिश हम दोनों मिलकर करते हैं। देखिए, जैसा कि आप देख रहे हैं कि यह कुंडली सिंह लग्न की कुंडली है। यहाँ लग्न स्थान, ये लग्न है, लग्न स्थान में 5 नंबर लिखा है जिसके स्वामी होते हैं सूर्य और यह सूर्य की राशि है और सूर्य की राशि सिंह राशि कहलाती है। तो लग्न के स्वामी हुए सूर्य जो लग्न से अपने स्थान से काल पुरुष की कुंडली है, काल पुरुष की कुंडली में से ये द्वादश स्थान में व्यय भाव में जाके बैठे हैं। यहाँ पर मज़ेदार बात यह है कि लग्न का स्वामी द्वादश स्थान में है और द्वादश यानी द्वादश स्थान का स्वामी कौन बनता है, क्योंकि द्वादश स्थान में कर्क राशि है तो इसके स्वामी बनते हैं चंद्रमा और चंद्रमा लग्न पे है। मतलब इन दोनों राशियों के बीच, इन दोनों घरों के बीच एक्सचेंज है, यानी कि राशि का परिवर्तन है। यानी इस राशि के स्वामी इस घर में और इस राशि के स्वामी इस घर में बनते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। वो इसलिए क्योंकि लग्न और जहाँ चंद्रमा बैठता है वह चंद्र लग्न और जहाँ सूर्य बैठता है वो सूर्य लग्न। तो देखना चाहिए कि 2 लग्नें तो यहीं उपस्थित हैं क्योंकि ये लग्न स्थान भी है और चंद्रमा के यहाँ पर होने से ये चंद्र लग्न भी है। तो लग्न का स्वामी भी सूर्य हुआ और चंद्र लग्न का स्वामी भी सूर्य हुआ और इन दोनों का आपस में एक्सचेंज है, यानी इन दोनों का आपस में संबंध बनता है। यानी लग्न, चंद्र लग्न और सूर्य लग्न, इन तीनों लग्नों का आपस में संबंध बनता है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ होती है। ये कुंडली कोई सामान्य कुंडली नहीं है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण कुंडली है। ऐसी कुंडलियाँ बहुत ही विशेष होती हैं। चलिए अब देखिए कि इस कुंडली में यहाँ पर गुरु भी बैठे हैं, चंद्रमा भी बैठे हैं और बुध भी बैठे हैं। यह केंद्र स्थान भी है और त्रिकोण स्थान भी है। केंद्र का स्वामी जब कोई अशुभ ग्रह, जैसे सूर्य अशुभ और क्रूर ग्रह कहलाता है, क्रूर है इसलिए अशुभ है, हालांकि सूर्य अशुभ नहीं होते पर चूंकि ये क्रूर ग्रह है, जब कोई व्यक्ति क्रूरता करेगा तो उसमें अशुभता आ जाती है। तो यह जब कोई क्रूर ग्रह या अशुभ ग्रह केंद्र के स्वामी होते हैं तो वह शुभ परिणामदायक हो जाते हैं और त्रिकोण के भी स्वामी हो गए तो अत्यंत शुभकारी हो जाते हैं। यानी ये जो सूर्य है, इनकी कुंडली में जो सूर्य है ये अति विशिष्ट कारक, राजयोग कारक है। बस समस्या इतनी है कि ये जो सूर्य द्वादश स्थान, अपने से द्वादश जाना, किसी भी ग्रह का अपने से द्वादश, अपनी राशि से द्वादश स्थान जाना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, अपने से द्वादश यानी 12वें स्थान पे जाना, ये अच्छी बात नहीं होती है। और फिर हमें ये भी देखना है कि सूर्य किसकी राशि में बैठे हैं। ना सिर्फ पहला निगेटिव पॉइंट इस कुंडली का ये है कि सूर्य अपने से द्वादश यानी व्यय स्थान कहलाता है, ये खर्च का स्थान, तो अपने से द्वादश स्थान में जाते हैं। ये पर्सनालिटी है आपकी, ये आप पूरा व्यक्तित्व है आपका, ये आप ही हैं, ये 1 नंबर यानी आप ही हैं। तो इसका स्वामी द्वादश स्थान में चला गया, यानी आपने अपनी पर्सनालिटी का व्यय कर दिया, अपनी जो आप में जो क्षमताएं हैं, आप में जो खूबियां हैं, आप जो कुछ भी हैं उसका कहीं ना कहीं आपने व्यय कर दिया, व्यर्थ कर दिया, उनको नष्ट कर दिया। ठीक है। दूसरी चीज देखिए कि वो जो ग्रह कैसा, यह ग्रह कैसा परिणाम देगा। तो जो ग्रह जहां बैठा है, जिसकी राशि में बैठा है, उसके स्वामी को देखिए वो कहां बैठा है। तो उसका स्वामी स्वयं यहां बैठा हुआ है सूर्य के। तो ये दोनों ही सूर्य और चंद्रमा दोनों ही राजसी ग्रह हैं, इसलिए ये है अच्छी बात। पर आप देखिए कि सूर्य बैठा किसके साथ है, मंगल के साथ बैठा है। मंगल अपनी कर्क राशि यानी नीच राशि में बैठा है। तो जब कभी आप सामान्य जीवन में देखें कि आप किसी नीच व्यक्ति के साथ अगर हैं तो आपकी परफॉर्मेंस कैसी होगी, तो बस यहाँ पर यही देखना है। और शटबल में भी सूर्य चूंकि द्वादश स्थान में है, मंगल
नीच राशि में है, उसके साथ सूर्य बैठा हुआ है। तो शटबल में अब जब आप देखेंगे सूर्य को 1 नंबर मिला है, यानी सूर्य आपकी कुंडली के 7 ग्रह जो होते हैं, राहु केतु को छोड़ने के बाद जो 7 ग्रह होते हैं उनमें सबसे कमजोर ग्रह आपका सूर्य है। इसलिए हम आपको यहीं पर बताते चलते हैं कि आपको भगवान सूर्य देव की आराधना करनी चाहिए। सुबह उठकर उन्हें तांबे के पात्र में, तांबे के लोटे से उन्हें जल देना चाहिए। सूर्य के स्त्रोत या सूर्य आदित्य हृदय स्त्रोत या सूर्य के मंत्रों का अधिक से अधिक संख्या में प्रतिदिन इनका आपको जप करना चाहिए, इन मंत्रों का। तब आप देखेंगे कि आपको सूर्य से संबंधित बहुत सारे फायदे मिलेंगे। सूर्य क्या है? सूर्य आत्मा है, सूर्य कॉन्फिडेंस है, सूर्य सरकार है, राज्य है, ठीक है। सूर्य यानी विशाल ग्रहों का राजा। सूर्य पिता को भी रिप्रेजेंट करता है, आपके कॉन्फिडेंस को भी, आत्मसम्मान को भी रिप्रेजेंट करता है और आत्मा को भी रिप्रेजेंट करता है। द्वादश स्थान हॉस्पिटल का भी होता है। सूर्य के कमजोर होकर मंगल के साथ, नीच मंगल के साथ द्वादश स्थान में सूर्य का बैठना, इसे हम हार्ट डिजीज, हृदय रोगों की ओर भी इशारा करता है कि आगे चलकर हृदय से संबंधित रोग, पिता के सम्मान में कमी, पिता के साथ अनबन, पिता के साथ मतभेद, इस प्रकार की स्थितियां भी उत्पन्न करता है। आपको अपने किए हुए का क्रेडिट ना मिलना भी यह सूर्य के जो बल में कमी है उसके कारण ये देता है। तो आपको यह ध्यान रखना चाहिए और इसके लिए आप माणिक भी धारण कर सकते हैं। उसके बाद आप देखिए, चूंकि यहाँ पर गुरु बैठा है, गुरु जो होता है वह विद्या, धन, यश, मान, सम्मान, राज्य के कारक होते हैं और जहाँ बैठ जाएं या जहाँ इनकी दृष्टि हो जाए तो फिर कहना ही क्या। तो लग्न में चंद्रमा के साथ गुरु जो बैठे हैं ये अत्यंत शुभकारी हो जाते हैं। ये 4 चांद लगाते, चंद्रमा में भी 4 चांद लगा देते हैं। और गुरु और चंद्रमा का योग यानी इनकी युति, एक साथ बैठना, उसको युति कहते हैं। तो गुरु और चंद्रमा की जो युति है इसको ज्योतिषी भाषा में गजकेसरी राजयोग कहा जाता है। गजकेसरी योग जो है पंच महापुरुष राजयोगों में आता है, तो ये एक महापुरुष राजयोग बनता है। तो यह कुंडली इस हिसाब से बहुत ही अच्छी कुंडली है। और हमने पहले ही कहा कि लग्न, चंद्र लग्न और सूर्य लग्न का आपस में संबंध, ये कोई हल्की फुल्की कुंडली नहीं है, ये एक विशेष कुंडली है। चलिए आइए अब हम देखते हैं कुंडली के दूसरे स्थान को, यानी कुंडली के दूसरे घर को। कुंडली के दूसरे स्थान में देखिए 6 नंबर लिखा है। ये कुंडली का दूसरा स्थान है, 1, 2, पर यहाँ पर 6 नंबर लिखा है। 6 नंबर मतलब 6 नंबर यानी कन्या राशि। कन्या राशि के स्वामी होते हैं बुध, जो कि यहाँ पर बैठे हैं, यानी अपने से द्वादश, यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो कुंडली का जो द्वितीय भाव होता है उसका स्वामी कभी द्वितीय का स्वामी यानी द्वितीयेश कभी अपने इस भाव का फल यानी द्वितीय भाव का फल नहीं देता, वो हमेशा अपनी दूसरी राशि जहां होती है वहां का फल देता है। तो बुध की एक राशि होती है 3 नंबर यानी मिथुन, और ये है कुंडली का 11वां स्थान, आय भाव। ये आय का स्थान है। तो बुध जो है इस भाव का फल करेंगे। तो ये आय का स्थान होने, आय का स्वामी होकर बुध जो है लग्न में बैठे हैं, तो यह जातक सिर्फ पैसा कमाने के बारे में सोचता है। क्या इसका सिर्फ सोच ही होगी कितना पैसा कमाया जाए, कहाँ से पैसा कमाया जाए। पैसा करता है तो पैसों पे क्यों मरता है। बस ये पैसों की ही बात है, ये बस पैसे की बातें करते हैं और इनको खूब सारा धन चाहिए, पैसा पैसा और सिर्फ पैसा और इसके अलावा कुछ नहीं। तो ये बुध जो है ये आय का फल करेंगे। अब अगर देखिए ये स्थान जो है ये कुंडली का 6वां स्थान होता है जो रोग का स्थान होता है, और इस 6वें स्थान से भी 6वां स्थान गिरेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये 6वें से 6वां स्थान है, यानी ये भी रोग का भी स्थान है। तो अगर बुध बलवान हुए तो आय के लिए अच्छा परिणाम करेंगे, पर अगर ये निर्बल हुए, जैसा कि हम कुंडली में देख भी रहे हैं कि बुध को 3 नंबर सिर्फ मिले हैं, तो बुध निर्बल भी है तो यह रोग भी देता है, यह बुध रोग भी देता है। तो जब भी बुध की दशाएं अंतर्दशाएं आएंगी तो बुध कुछ न कुछ रोग अवश्य देगा। और ये यहाँ बैठ गया है, लग्न में बैठ गया है, तो ऐसा मुझे लगता है कि चेहरे से संबंधित समस्याएं, किसी प्रकार के स्किन इन्फेक्शन, चेहरे में दाग धब्बे दाने, किसी प्रकार का इन्फेक्शन ये बुध अवश्य ही देंगे जब इनकी अंतर्दशा या दशा आएगी। इसके बाद आप देखिए कि बुध जो है, बुध अपनी राशि से 1, 2, 3 नंबर जो होता है वो कालपुरुषी कुंडली के साथ तीसरा स्थान कुंडली का जो होता है वह संघर्ष का होता है। तो अपनी एक राशि से बुध तीसरे स्थान है और अपनी दूसरी राशि से
12वें स्थान है। तो तीसरा और 12वां स्थान जैसा मैंने कहा कालपुरुषी कुंडली में 12वां स्थान व्यय का होता है, खर्च का होता है। ठीक है, तो दोनों ही तरह से देखा जाए तो बुध कमजोर हो जाते हैं, जैसा कि षटबल में भी दिखाई दे रहा है कि बुध को 3 नंबर मिले हैं, तो बुध कमजोर हो जाता है। तो ये एक अच्छी बात भी है कि जब बुरे स्थानों का स्वामी कमजोर हो जाएगा तो वह अच्छा परिणाम देगा। ये आपको ध्यान रखना है, ये बात आपको बहुत ही कम लोग बताएंगे कि जब बुरे स्थानों का स्वामी कमजोर हो जाता है तो ये अच्छी बात होती है। अब ये पॉजिटिव इफेक्ट देना शुरू करेगा। तो बीमारी के मामले में तो जरूर ये कहीं ना कहीं बीमारी रोक देगा, पर धन के मामले में अच्छा परिणाम देगा, क्योंकि ये आय भाव है, ये धन भाव है, ये वाणी का भी भाव है, ये नेत्र का भी भाव है, और ये लग्न हमेशा जो होती है धन को रिप्रेजेंट करती है। तो ये चंद्र लग्न भी है और लग्न भी है। तो इतने सारी चीज़ों का जब एक साथ संबंध बनता है तो ये धनदायक, बुध धनदायक हो जाता है। और गुरु की उपस्थिति, चंद्र की उपस्थिति, ये राजसी ग्रह है, ये राज्य कारक हैं, ये राज्य के कारक हैं, धन सम्मान मान सम्मान धर्म वाणी, इन सभी चीज़ों के ज्ञान के कारक हैं। तो ये जो है ये सारा योग मिला के जब भी बुध की अंतर्दशा आएगी तो ये उन्हें, इस जातक को, इस व्यक्ति को धन मान सम्मान यश हर चीज़ प्रदान करेगी। तो ये बहुत ही अच्छी बात हुई। चलिए अब हम कुंडली के तीसरे स्थान पे जाते हैं। वह और दूसरी चीज़ ये आप देखते चलिए कि शनि का प्रभाव है, शनि की दृष्टि भी गुरु चंद्रमा बुध और इस लग्न में पड़ रही है। तो 1 2 3 शनि की तीसरी दृष्टि यहाँ पड़ती है। शनि की दृष्टियाँ जो होती हैं हमेशा पृथक कारक होती हैं, पृथकता कारक होती हैं, सेपरेटिव होती हैं। शनि जहाँ भी दृष्टि डालेंगे वहाँ उस स्थान को, उसके फलों से व्यक्ति को पृथक करते हैं। तो कहीं ना कहीं शनि जो है ये पृथकता लाते हैं। और चंद्रमा पर शनि की जब दृष्टि जाती है तो व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा चिंता करने वाला होता है, बहुत ही ज़्यादा सोचने वाला होता है। उसके मन में विचारों की आंधी तूफान नहीं, सुनामी आती है। तो ये व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा सोचने वाले होते हैं, ऐसे व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा सोचने वाले होते हैं। कहीं ना कहीं इनके कार्यों में रुकावट होती चली जाती है, ये परेशान होते हैं और अपनी परेशानी किसी से कह भी नहीं पाते हैं, और उसका कोई किसी के समझ में नहीं आती, लोगों को लगता है बेकार ही परेशान है। तो ये शनि इस प्रकार का दुष्परिणाम भी देते हैं। ऐसे व्यक्ति कभी भी एक जैसे नहीं रहते। कभी ये, चूँकि चंद्रमा और सूर्य का भी राशि परिवर्तन है, चंद्रमा जो है सूर्य की राशि में है, तो ऐसे लोग बहुत ही जल्दी तैश में आ जाते हैं और बहुत ही जल्दी शांत भी हो जाते हैं। बुध चूँकि वाणी, ये नेत्र का भी स्थान है, वाणी का भी स्थान है, कुटुंब का भी स्थान है, धन का भी स्थान है। तो यहाँ का स्वामी जब यहाँ बैठ गया और उस पर शनि की दृष्टि पड़ती है तो हम तो सिर्फ, और साथ ही साथ शनि का केंद्रीय प्रभाव 1 2 3 4, कोई भी ग्रह अपने से चौथे स्थान पे केंद्रीय प्रभाव डालता है, उसकी दृष्टि हो या ना हो, चौथे घर में वो केंद्रीय प्रभाव डालता है। तो शनि का केंद्रीय प्रभाव 1 2 3 4 केंद्रीय प्रभाव इस घर में पड़ता है। और यह घर हमने कहा कि वाणी का है, नेत्र का है। तो यह ऐसा व्यक्ति बहुत ऐसा बोलेगा कि आपको अच्छा नहीं लगेगा, तैश में आके कुछ भी बोल देगा। ये नहीं सोचेगा कि आपकी बात बुरी लग रही है कि भली लग रही है, बोलेगा जरूर। और ऐसा व्यक्ति बोलेगा भी बहुत, क्योंकि बुध स्वयं वाणी का कारक है। बुध एक बालक ग्रह है, तो इसकी जो बोलने का तरीका होगा वो बच्चों जैसा होगा, चाइल्डिश वॉइस में बोलेगा, बच्चों जैसी आवाज़ में बोलेगा, बचकानी हरकतें करेगा, उम्र चाहे कुछ भी हो जाए और बातें ही बच्चों जैसी ही करेगा, लगेगा बड़ा इनोसेंट व्यक्ति है ये। तो ये बुध जो है इस प्रकार की, और चंद्रमा भी चूँकि एक कम उम्र को ही दर्शाते हैं, कम उम्र के व्यक्तित्व को दर्शाते हैं। तो ये जो है बोलने की गुरु जो है क्षमता देंगे, ज्ञान देंगे, तो बोलेगा जरूर पर बच्चों की तरह बोलेगा, जो आपको हमेशा अच्छी लगेगी। उसकी बोलने का तरीका, उसके बोलने का अंदाज अच्छा लगेगा, पर बातें कड़वी लग सकती हैं, क्योंकि बोलेगा तो तीखा ही बोलेगा। हाँ, बोलेगा ही बहुत, क्योंकि उसकी वाक क्षमता, बोलने का पावर बहुत है, ज्ञान बहुत है, गुरु ज्ञान बहुत देंगे उसको, इसलिए इसमें बोलने की क्षमता आएगी। पर शनि की जो दृष्टि है बातों में थोड़ा सा कर्कशता देगा, थोड़ा सा उसको ऐसा देगा कि आपको बातें अच्छी नहीं लगेंगी। और नेत्र का स्थान होने के कारण, दायां नेत्र होने के कारण, इसकी दाएं नेत्र में समस्या होगी, चश्मा चढ़ेगा, आंखें कमजोर होंगी। और सूर्य, चूंकि सूर्य लग्न है
आपको बता दें, ये बात हम भूल गए थे, सूर्य जो है लग्न है तो इसका व्यक्तित्व राजाओं महाराजाओं की तरह होगा। हर चीज़ नंबर 1 चाहिए, हर चीज़ में परफेक्शन चाहिए, सोच बहुत बड़ी बड़ी, एम्बिशन बहुत बड़े बड़े, सपने हवाई किले बनाने में तो इनका कोई भी इनका कोई कंपैरिजन ही नहीं है। बातें बहुत बड़ी बड़ी करेंगे, बड़े बड़े विशाल महल बनेंगे ख्वाबों के, और पूरे हों या ना हों, पर हर चीज़ सारी चीज़ें राजसी होनी चाहिए, एम्बिशियस पर्सन। चलिए अब आते हैं कुंडली के तीसरे स्थान में, 1 2 3 कुंडली का ये तीसरा स्थान है जहाँ पर 7 नंबर लिखा है और केतु बैठे हैं। 7 नंबर का मतलब हुआ कि यह तुला राशि है। राशियों के 7वें नंबर में तुला का नंबर आता है। 7 नंबर यानी तुला राशि, और इसके स्वामी होते हैं शुक्र, जो कि अपने से 1 2 3 4 5 6 7 8 अपने से 8वें घर में बैठे हैं, यानी अष्टम, अपने से अष्टम है। और इनकी एक दूसरी राशि स्वयं ये वृषभ राशि है, 2 नंबर। तो इसमें तो स्वयं अपनी ही राशि में बैठे हैं। ये कर्म का स्थान है, और ये तीसरा स्थान संघर्ष का होता है, छोटे भाई बहनों का होता है, नौकर चाकर का होता है, बाहुबल का होता है, पराक्रम का होता है, अपने बाजुओं पे जो भरोसा होता है, अपने बाजुओं से जो काम करते हैं, यानी हम बाजुओं मतलब हाथ से ही काम करें ऐसा नहीं, मतलब अपने पराक्रम से, अपने दम पे जो काम करते हैं वहाँ पर है। और वहाँ की केतु की उपस्थिति, कोई भी क्रूर ग्रह जैसे सूर्य, शनि, राहु, केतु अगर वो तृतीय भाव में बैठे हैं तो बाहुबल देते हैं। अपने भरोसे काम करो, एकला चलो, किसी की जरूरत नहीं है। और वह केतु वह पावर देगा, वो क्षमता देगा कि आप सब कुछ कर सकते हो। संघर्ष भले करा दे, पर आपको क्षमता देता है कि आप बड़ी से बड़ी समस्या को, बड़ी से बड़ी बाधा को पार कर जाएंगे। अब देखना यह है कि यह शुक्र जो है अपने से अष्टम स्थान कुंडली का हमेशा बुरा स्थान माना जाता है। तो अपने से कोई ग्रह जब अष्टम चला जाता है तो उस घर के लिए खराब हो जाता है। यह घर होता है भाई बहनों का, ये रिश्तों के लिए खराब होगा, बाकी अपने जो उसके बाकी चीज़ें उसके लिए खराब नहीं होगा। यहाँ से अष्टम हो गया तो छोटे भाई बहन, और यहाँ पर केतु भी बैठा हुआ है जो कि क्रूर ग्रह है, तो या तो छोटे भाई बहन होंगे ही नहीं इनके, और अगर होंगे तो उनसे कभी भी पटेगी नहीं, उनसे कभी आपस में सामंजस्य नहीं बैठेगा। और मोस्टली केतु छोटे भाई बहनों को होने ही नहीं देगा, मतलब इनके छोटे भाई बहन होंगे ही नहीं। ये बात नोट करने वाली बात है। दूसरी चीज़ ये है कि केतु शुक्र जो है अपने से अष्टम चला गया। आप देखिए कि ये शटबल मैंने दिया, शटबल में शुक्र को सिर्फ 2 नंबर मिला है, यानी शुक्र अत्यंत कमजोर है। ऐसा शुक्र जो 10वें स्थान का स्वामी है अपनी ही राशि में बैठा है और तृतीयेश होकर अष्टम में चला गया है। अगर ये शुक्र कमजोर हुआ जैसा कि है तो ये बहुत ही अच्छी बात होगी, और ये धन, मान, सम्मान, यश, पदवी सब कुछ देगा। पर अगर ये मजबूत हुआ तो ये जीवन को संघर्ष में बना देगा, बहुत ही कठिन बना देगा। चलिए इसके बाद हम आते हैं कुंडली के चौथे स्थान में। कुंडली का चौथा स्थान यह स्थान होता है, कुंडली का यह स्थान होता है सुख भाव, इसको हम कहते हैं सुख का स्थान है। ये सुख का स्थान है, साथ ही साथ ये भूमि, भवन और वाहन का भी स्थान है। भूमि, भवन और वाहन का स्थान है। वाहन यानी व्हीकल, ये देखिए ये भूमि, भवन, वाहन का स्थान है। ये माता का भी स्थान है, यहां से हम मां के बारे में बात करते हैं। इसके स्वामी हुए, ये वृश्चिक राशि है, इसके स्वामी हुए मंगल, और मंगल अपने से 7वां, 8वें और 9वें, अपने से 9वें घर में चलेगा। ये तो बहुत अच्छी बात है, पर ध्यान रखने की बात है कि इसके स्वामी नीच के हो गए हैं, और नीच के होकर ये द्वादश स्थान में है। तो एक तो द्वादश स्थान में हमने कहा कि जब ग्रह अपने से द्वादश स्थान यानी 12वें स्थान में चला जाता है तो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। दूसरा नेगेटिव पॉइंट की नीच राशि में है, और नीच राशि में है, ठीक है। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात कि राहु का केंद्रीय प्रभाव 1 2 3 4, जैसा कि हम पहले से कह चुके हैं, फिर से याद दिलाते हैं कि ग्रह अपने से चौथे घर पे केंद्रीय प्रभाव डालते हैं, या उस घर से 10वें स्थान में बैठा ग्रह केंद्रीय प्रभाव डालता है। तो यहां से आप गिनेंगे तो राहु 10वें स्थान पे आते हैं, और यहां से गिनेंगे तो चौथे स्थान पे ये केंद्रीय प्रभाव डालते हैं। तो 3 नेगेटिव चीजें हुई कि राहु का तीसरी जो नेगेटिव चीज है कि राहु का केंद्रीय प्रभाव मंगल और सूर्य पे होना। तो चूंकि ये मां का स्थान है, तो मां के लिए अगर हम कहें, और अगर इस बात पे ध्यान दें कि इनका जन्म जो है, जन्म की दशा सूर्य की महादशा में शनि का अंतर था। तो आप देखिए कि सूर्य की महादशा में शनि का अंतर, और मंगल अपने से 9वें स्थान पे है, नीच के हैं, और राहु का केंद्रीय प्रभाव है। और देखिए एक तरफ शनि है और एक तरफ इसमें अशुभ बुध है।
तो ये एक तरह से पाप कर्तर योग में आए तो मंगल भी, या सूर्य के साथ हैं, ये भी एक प्रॉब्लम वाली बात है कि सूर्य के साथ आ गए हैं। हालांकि ये हैं तो मित्र, सूर्य और मंगल मित्र होते हैं, पर जब साथ साथ आ जाते हैं तो ये शत्रु हो जाते हैं। तो इन सब के कारण से मंगल अत्यंत पीड़ित हो गया, बहुत ही ज़्यादा मंगल कुंडली में खराब हो गया। हालांकि षटबल में ये मध्यम बली है, मॉडरेट डिग्री है, इन पे पावरफुल हैं, ठीक है, पर ये कुल मिला के मंगल पीड़ित अवश्य है, परेशान अवश्य है। उसका परिणाम क्या निकलेगा? अगर हम इनकी जन्म की महादशा को देखते हैं कि इनकी जन्म की जो महादशा थी, सूर्य की महादशा में शनि का अंतर था, तो सूर्य आप देख सकते हैं कि अपने से द्वादश चला गया, ये एक अच्छी बात नहीं। नीच के मंगल के साथ बैठा है, ये अच्छी बात नहीं। शनि और बुध के बीच में बैठा है, ये अच्छी बात नहीं। और राहु का केंद्रीय प्रभाव, चार नेगेटिव पॉइंट हैं सूर्य और मंगल में। इस कारण से हम ये और मंगल जो है खून को रिप्रेजेंट करता है, मंगल हमेशा ऑपरेशन की बात करता है। ये स्थान भी हॉस्पिटल का भी है, ये स्थान, ये हॉस्पिटल का भी स्थान है, ये विदेश का भी स्थान है, ये रोग का भी स्थान है, परेशानियों का स्थान है, नींद का स्थान है ये, और ये कारावास यानी जेल का भी स्थान है। तो आप समझ सकते हैं कि जब मंगल यहाँ पे जाके पीड़ित होता है तो ये सभी चीज़ें प्रदान करता है। तो अगर जन्म की बात करें तो जन्म की महादशाओं के अनुसार और इसकी पोजीशनिंग के हिसाब से जब इस जातक का जन्म हुआ होगा तो हम कह सकते हैं कि मंगल चूंकि नीच राशि का है और मंगल पीड़ित है, तो इस व्यक्ति का जन्म जो है ऑपरेशन के माध्यम से ही हुआ होगा। और हो सकता है चूंकि मंगल का नीच होना, राहु की दृष्टि होना, बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन इसके जन्म के समय, इस व्यक्ति के जन्म के समय हुए होंगे और माता को भी बहुत ही ज़्यादा कष्ट हुआ होगा। ब्लीडिंग से रिलेटेड समस्याएं, ब्लड का बहुत ज़्यादा बह जाना, सर्जरी के दौरान खून का बहुत ज़्यादा बहना भी एक समस्या हो सकती है, या ऑपरेशन में किसी न किसी प्रकार की कॉम्प्लिकेशन, और माँ और बेटे दोनों के लिए जीवन और मृत्यु का प्रश्न अवश्य बना होगा। और यही वो एक इसमें यही एक ऐसा योग भी है कि हो सकता है कि इस बच्चे को दूसरे कुटुंब से भी संबंध बनाने पड़े हों, या आगे चल के कभी ये जितना अपना परिवार होगा वैसा ही कोई हो सकता है, कोई उसके लिए कोई दूसरा परिवार भी उतना ही इम्पोर्टेंट हो, महत्वपूर्ण हो। ठीक है, अब देखिए भूमि भवन वाहन की बात करते हैं। माता की बात तो हो गई, सुख की बात हो गई, भूमि भवन वाहन की बात हुई। शुक्र जो है इन पे दृष्टि डालता है। गुरु, बुध और चंद्रमा का केंद्रीय प्रभाव इस पर पड़ता है। तो गुरु जैसे, गुरु विशाल है, गुरु हमेशा विशालता को प्रेजेंट करता है। चंद्रमा जो है वो राजसी ग्रह है ही है, और बुध जो है वाणी और आय का स्थान का स्वामी है, उसका केंद्रीय प्रभाव जब इस पे पड़ेगा और शुक्र की दृष्टि पड़ेगी, तो शुक्र की दृष्टि जब भी भवन या सुख स्थान पे पड़ेगी तो व्यक्ति जो है लग्जरी की ओर जाएगा, बड़ा घर, बड़ी गाड़ी। शुक्र जो है वाहन यानी व्हीकल के कारक होते हैं, उसको देने वाले होते हैं। तो शुक्र की दृष्टि पड़ी तो बड़ा सा घर, गुरु का केंद्रीय प्रभाव हुआ बड़ा सा घर। हर चीज़ विशाल चाहिए, बड़ी सी गाड़ी, बड़ा सा घर, और घर बहुत ही विशाल होना चाहिए, गाड़ी बहुत ही विशाल बड़ी होनी चाहिए। छोटी मोटी गाड़ी, छोटे मोटे घर में नहीं रहते होंगे ये, जरूर इनका घर और इनकी गाड़ी आगे जब भी अपने से कमाएंगे जो भी होगा, बड़ी गाड़ी मिलेगी इनको, बड़े और सुख जरूर मिलेंगे इनको। इन सब चीज़ों के सुख इनको अवश्य ही मिलेंगे। भूमि भवन वाहन का विशेष सुख होगा। ठीक है, अब देखिए इस पे दृष्टियां तो इस पे और किसी की नहीं आती हैं, सिर्फ शुक्र की दृष्टि आती है और गुरु चंद्रमा बुध का केंद्रीय प्रभाव जाता है। ठीक है, अब हम आते हैं, वैसे देखा जाए कि मंगल जो है, मंगल केंद्र का स्वामी होके, क्रूर ग्रह जब केंद्र का स्वामी होता है तो शुभ फल कारक हो जाता है। तो मंगल इनका शुभ हुआ, और इसके बाद मंगल त्रिकोण, ये 1, 5 और 9 ये घर है, ये पहला घर, पांचवां घर और 9वें घर का जो स्वामी होता है, वो 9वां घर जो होता है, पहला, पांचवां, 9वां घर त्रिकोण स्थान कहलाता है। तो कोई भी क्रूर ग्रह जब केंद्र का स्वामी होता है तो शुभ हो जाता है, और जब त्रिकोण का भी स्वामी हो तो वो अति विशेष कारक, योग कारक ग्रह यानी बहुत ही शुभ फल करने वाला हो जाता है। और अपने एक राशि से मंगल जो है अपनी इस राशि से सुख स्थान से 9वां है, तो 9वां घर भी अत्यंत शुभ माना जाता है। और अपनी एक राशि मेष राशि से 1, 2, 3, 4 चौथे हैं, ये भी बहुत अच्छी बात है। बस कमी है कि ये नीच के हैं, पर नीच के होने के बावजूद ये अपनी पोजीशन के कारण, अपने घर से चौथे और अपनी दूसरी राशि से 9वें होने के कारण ये मंगल अत्यंत शुभ परिणाम देंगे। ये विदेश स्थान भी है, चलिए इसकी चर्चा बाद में होगी। तो कुल मिला के मंगल और सूर्य इनकी कुंडली के अति विशेष कारक ग्रह हुए।
जो कि समय आने पर विशेष शुभ परिणाम प्रदान करेंगे। चलिए अब देखते हैं ये कुंडली का 5वां स्थान। हालांकि विद्या का स्थान तो देखिए ये है, विद्या का स्थान ये है, पर बहुत सारे ज्योतिष यहाँ से विद्या देखते हैं, पर हम तो विद्या यहीं से देखते हैं और यहीं से 100% परिणाम आते हैं। हम आपको बताते चलें कि जब विद्या की बात होगी तो चूंकि बुध जो है कमजोर हो गए हैं, बुध आप देखिए षटबल में सिर्फ 3 नंबर मिले हैं, 3 मार्क्स हैं, तो बुध के कमजोर होने के कारण और अपने स्थान से द्वादश 12वें स्थान होने के कारण, 12वां स्थान व्यय का होता है, खर्च का होता है, तो विद्या में इनके कमी आएगी। ये कहीं ना कहीं पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं लेंगे, बातें लंबी लंबी, हवाई महल बनाना, हवाई किले बनाना, ख्वाब ऊंचे, पर पढ़ाई में कमी। पर उसके बावजूद भी वाक चातुर्य, बोलने की क्षमता जबरदस्त, मैनेजमेंट पावर जबरदस्त, और इंटेलिजेंसी जबरदस्त, मैनेजिंग पावर, किसी से बातें करनी हो, कुछ निकलवाना हो, किसी को मैनेज करना हो, किसी भी चीज़ को, तो ये बहुत अच्छे से करते। तो गुणों में कमी नहीं है, डिग्री भले कम हो। अब आते हैं 5वें स्थान में। 5वां स्थान जो होता है इसको भी उच्च शिक्षा के रूप में हम देखते हैं। तो यहां से हम देखेंगे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, गुरु यहां से 9 में चले गए हैं, और गुरु की एक राशि मीन राशि, ये धनु राशि है, ये मीन राशि, ये अष्टम स्थान है। कुंडली का अष्टम स्थान हमेशा बुरा माना जाता है। तो अष्टमेश जो है यानी अष्टम के स्वामी जो गुरु हैं वो लग्न में बैठ गए हैं। आयु और मृत्यु का स्थान है ये आयु और मृत्यु का स्थान है, अष्टम स्थान, ये आयु और मृत्यु का स्थान है। तो जब यहाँ के स्वामी यहाँ बैठते हैं, ये स्थान जो है रिसर्च का भी स्थान है, ये बात भी आप ध्यान दीजिएगा। रिसर्च, ये रिसर्च का भी स्थान है, ये एकांत स्थान है, इसको गड्ढा, डीप एकांत आप समझिए। तो जब यहाँ आप ये समझिए कि गूढ़ विद्याओं का स्थान भी है, गूढ़ विद्या, तंत्र मंत्र ज्योतिष, गूढ़ विद्या, और जब गुरु यहाँ के स्वामी होंगे तो दिव्य विद्याओं की ओर इशारा करते हैं, रिसर्च वर्क की ओर इशारा करते हैं। जब ये एकांत, जब इनकी दशा महादशा अंतरदशा गुरु की आएगी तो ये एकांत बढ़ाएंगे इनका, और जब एकांत मिलता है तो देखने में तो एकांत कठिन लगता है, बुरा लगता है कि आदमी एलोन हो गया, अकेला हो गया। पर आप ये देखिए, जब आप अकेले होते हैं, शांत होते हैं, आपको डिस्टर्ब करने वाला कोई नहीं होता है, आप एकदम दिमाग खाली होता है, तब आपका अंतर ज्ञान जागृत होता है। तो ऐसा व्यक्ति जब भी गुरु की अंतरदशा महादशा आएगी तो ऐसा व्यक्ति गूढ़ विद्याओं, रिसर्च, किसी भी क्षेत्र में कोई रिसर्च कर सकता है, कोई बड़ी खोज कर सकता है, कोई बहुत बड़ा ज्ञान प्राप्त कर सकता है, दैविक शक्तियां प्राप्त कर सकता है, मंत्र सिद्धियां प्राप्त कर सकता है। और ऐसा व्यक्ति चूंकि लग्न का स्वामी और ये वाक चातुर्य, बोलने का, मैनेजमेंट का भी स्थान है, ये संतान का भी स्थान है, और उसके स्वामी यहाँ बैठ के यहाँ भी देखते हैं और यहाँ भाग्य स्थान को देखते हैं। तो गुरु का लग्न में बैठना यानी केंद्र और त्रिकोण में बैठना और इस दोनों त्रिकोणों को देखना अत्यंत शुभ कारक है। संतान कारक भी होंगे, विद्या हो या ना हो पर ज्ञान अवश्य होगा, भाग्य अवश्य होगा। राहु बैठते ही फोर्सफुली इनको ज्ञान देंगे, इनको ज्ञान की ओर ले जाएंगे। राहु भी बिल्कुल यही फल देंगे, ठीक है। हो सकता है इनका कुछ जो देवी देवताओं या धर्म के प्रति जो आकर्षण, मतलब जो हो वो मात्र दिखावा हो, पर होगा अवश्य क्योंकि राहु बैठे हैं, ठीक है। तो ये चीज जो है, ये गुरु संतान, विद्या, वाक्चातुर, मैनेजमेंट एबिलिटी सब कुछ देंगे, गूढ़ विद्या देंगे, रिसर्च वर्क कराएंगे। हाँ, कभी कभी जो है ये अपने जीवन को लेके ये डर महसूस करेंगे क्योंकि ये आयु और मृत्यु का स्थान है। लग्नेश का यूँ तो लग्न में अष्टमेश का यूँ तो लग्न में बैठना कोई बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है, कोई खराबी नहीं है इसमें। पर कभी कभी ये अनुभव में पाया गया है कि ये जीवन से संबंधित डर या चिंता को देता है। एक चीज़ हम आपको और बता दें कि गुरु और चंद्रमा का जो संबंध यहाँ बन रहा है, गुरु और चंद्रमा का संबंध, और साथ ही साथ बुध का संबंध जो बन रहा है, गुरु चंद्रमा और बुध। बुध क्या है? वाणी, मुंह। ये मुंह भी है, अगर इसमें शरीर के अंगों की बात करें तो ये मुंह है, वाणी है, कुटुंब है, ये नेत्र है, ये धन है, बहुत सारी चीजें हैं। तो मुंह और वाणी का स्वामी जब यहां बैठेगा गुरु और चंद्रमा के साथ, इस व्यक्ति को मीठा खाना बहुत पसंद होगा, मिठाई बहुत चाहिए, मीठा खाना,
मिठाई खाना बहुत पसंद होगा। और ऐसा व्यक्ति अगर मिठाई की दुकान खोल ले तब तो बस 5 उंगलियां घी में और सिर कढ़ाई में, मज़ा ही आ जाएगा। मिठाई की दुकान और खूब दिन भर मिठाई खाओ। तो ऐसा व्यक्ति मिठाई की दुकान अगर खोलता है तो सच मानिए कि वो बहुत ही सक्सेसफुल होता है। ठीक है। अब इस पे एक समस्या है कि बुध का कमजोर होना, वाणी भाव यानी मुंह के भाव का स्वामी का थोड़ा सा कमजोर होना, निर्बल होना और राहु की दृष्टि उस पर पड़ना। अगर कल्चर इनके ऐसे हुए, इनके संस्कार ऐसे हुए, इनके आसपास सराउंडिंग्स ऐसी हुई कि वहाँ पर लिकर, अगर शराब को बुरा नहीं माना जाता है, तो ऐसे व्यक्ति आगे चलकर शराब की ओर आकर्षित हो सकते हैं। तो इन्हें इसके लिए सावधान रहना चाहिए। चलिए, बात 5वें स्थान की हो रही थी, अब हम चलते हैं 6वें स्थान की ओर। ठीक है। एक चीज़ आपको बता दें कि गुरु वैसे तो अष्टमेश होके अशुभ हो जाते हैं, पर पंचमेश होके 1 2 3 4 पंचम स्थान के स्वामी होके शुभ हो जाते हैं और केंद्र स्थान में बैठते हैं। ऐसा व्यक्ति चौड़े माथा वाला, सूर्य जो है चौड़े माथे के व्यक्ति, इस व्यक्ति के माथा चौड़ा होगा। राजसी ठाट बाट तो होंगे ही, हमने आपको पहले ही कहा था। गुरु है तो विशाल शरीर, थोड़ा सा बड़ा होगा। और साथ ही साथ जो है इनका गुरु की वजह से, गुरु जो है गुरु विशालता की ओर संकेत करते हैं, तो संभव है और मीठा खाना पसंद होगा ही, खाने में कोई कंट्रोल नहीं होगा इनका। तो ये मोटे शरीर वाले, थुलथुले शरीर वाले हो सकते हैं। पेट निकलना इनका हो सकता है, पेट से संबंधित समस्याएं भी इनको हो सकती हैं। लिवर की प्रॉब्लम होना एक आम बात है, पेट की समस्या होना एक आम बात है, पेट में दर्द होना, इस प्रकार की समस्याएं इनको हो सकती हैं, जिससे इनको सावधान रहना चाहिए। इन्हें अपने खान पान में विशेष जो है सावधानी बरतनी चाहिए। आइए कुंडली के 6वें स्थान में चलते हैं। यह स्थान होता है रोग यानी डिजीज, ऋण आप सभी जानते हैं, लोन, रोग, ऋण और रिपु यानी शत्रु, इनमें तो ये स्थान अच्छा नहीं माना जाता। अब इस पे देखिए, मंगल और सूर्य की सीधी दृष्टि पड़ती है, 1 2 3 4 5 6 7, 7वीं दृष्टि इनकी पड़ती है। मंगल और सूर्य की, दोनों ही क्रूर ग्रह हैं। जब इस घर को देखेंगे तो इस घर को जला देंगे। मंगल शत्रुओं का नाश करेगा और सूर्य शत्रुओं को जला देगा, उसका नाश करेगा। यानी ये शत्रु हंता योग बनाता है, शत्रुओं का हनन करने वाला। शत्रु हो, अब देखिए शत्रु हंता जब योग बनता है तो शत्रु होंगे तभी तो उनका हनन करेंगे। तो इनके शत्रु भी बहुत होंगे, पर इनको घबराने की जरूरत नहीं है। एक तो इसके राशि के स्वामी ही शनि हैं, जो अपने से 6वें बैठे हैं। तो शनि भी अपने से 6वें स्थान से 6वें स्थान में बैठे हैं, तो रोग तो देते हैं। शनि अपनी दशा, अपनी महादशा अंतरदशा में रोग कारक हो जाते हैं और अत्यंत अशुभ ग्रह हैं, क्योंकि 6वां स्थान तो कोई बुरा स्थान हुआ, अशुभ स्थान हुआ, क्योंकि केंद्र का स्वामी होकर क्रूर ग्रह शुभ परिणामदायक हो जाता है। तो यहां से देखने पे तो सूर्य जो है, शनि जो है शुभ परिणाम कारक हुए, पर 6वें स्थान के स्वामी होकर वो फिर से अशुभ कारक हो गए। और ये स्थान मारक स्थान भी होता है, 7वां स्थान और दूसरा स्थान मारक स्थान भी होता है। इस स्थान के स्वामी ही मार्केश कहलाते हैं। तो शनि जो है मार्केश हुए और ये 6ठा स्थान अशुभ स्थान हुआ ही। और ये स्थान विवाह का भी है, आप ये भी चलते चलते आपको बता दें, ये स्थान विवाह का भी होता है। तो मार्केश जो है मारक होकर और 6वें स्थान के स्वामी होकर अपने से ही 6वें जाके बैठ गए, तो ये शनि अशुभ परिणाम देने वाले हैं। जब भी इनकी दशा, महादशा, अंतरदशा आएगी तो ये व्यक्ति को बीमारी देंगे, रोग देंगे और ऋण से ग्रस्त कराएंगे, ऋण में फंसा देंगे। ठीक है। तो पर शत्रुओं से घबराने की जरूरत नहीं है। पर हाँ, मंगल, नीच मंगल की दृष्टि जब यहाँ पड़ती है, मंगल का कहीं से भी अगर मंगल यहाँ भी बैठा हो तो यहाँ से चौथी दृष्टि से 1 2 3 4 चौथी दृष्टि से भी देखेगा, और यहाँ बैठा है तो 7वीं दृष्टि से देख रहा है। अगर यहाँ बैठा होता तो 8वीं दृष्टि, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8वीं। तो मंगल की 3 दृष्टियाँ होती हैं, अपने से चौथे, अपने से 7वें और अपने से 8वें घर को वो देखते हैं। या मंगल स्वयं यहाँ बैठे हों, किसी भी प्रकार से अगर इस घर से मंगल का संबंध बनता है तो मंगल आपको लोन में फंसा देगा। आपका दिया हुआ धन आपको कभी वापस नहीं मिलेगा। इसलिए आप कभी किसी को पैसे मत दीजिए, और अगर देते हैं तो ये मान के चलिए कि हमने उसको दान कर दिया है, उसके बारे में भूल जाइए। फिर उसको पाने की लालसा मत रखिए, पाने की इच्छा मत रखिए। और अगर आपको धन वापस पाना है तो आप कभी उसको पैसे मत दीजिए। अगर आपने दिया तो पैसे डूब जाएंगे, आप सिर पटक लीजिए, पैसे वापस नहीं मिलेंगे। तो आपको पैसे किसी को नहीं देने हैं। और दूसरी बात ये भी है कि अगर आपको धन
और आपको अगर धन खर्च ही करना है तो मंगल बैठा हुआ है द्वादश, वो खर्च कराएगा, रोग में खर्च कराएगा, लड़ाई झगड़े में खर्च कराएगा, बीमारी में खर्च कराएगा, शत्रुओं पे खर्च कराएगा। इससे अच्छा है आप मंगल को ही दे दीजिए, यानी आप अपना इन्वेस्टमेंट ज़मीन में ही कर दीजिए। आप भूमि खरीद लीजिए, अगर आपके पास पैसे हैं तो आप भूमि में इन्वेस्ट करिए, कहाँ जाएगा पैसा। तो अगर आप उनसे बचना चाहते हैं, इन सब चीज़ों से बचना चाहते हैं, रोग रिपु ऋण से बचना चाहते हैं, तो आप अपना पैसा ज़मीन में इन्वेस्ट करिए। चलिए 7वें स्थान की बात करते हैं। जैसा कि हम बता ही चुके हैं कि इसके स्वामी शनि होते हैं। शनि की मूल त्रिकोण राशि है ये मूल त्रिकोण राशि, जो विषम राशियां होती हैं, विषम नंबर होते हैं, ऑड नंबर्स, वो उनकी ग्रहों की मूल त्रिकोण राशि कहलाती है। तो इस भाव के स्वामी होके मंगल हमने कहा, शनि हमने कहा कि मंगल शनि जो है केंद्र के स्वामी होके, सप्तम स्थान केंद्र स्थान होता है, इसके स्वामी होकर शुभ परिणाम दाता हो गए, पर इस घर के स्वामी होके अशुभ परिणाम हो गए। तो विवाह विषयक चीजों में ये अच्छे परिणाम नहीं देंगे, ठीक है। और आप देखिए कि इस पर केतु की दृष्टि जाती है, 1 2 3 4 5, पांचवी दृष्टि केतु की आती है। विवाह स्थान में केतु की दृष्टि का होना और गुरु बुध और चंद्रमा की सीधी दृष्टि पड़ना और मंगल की दृष्टि यहाँ पड़ना। तो मंगल की दृष्टि, नीच का मंगल यहाँ पर दृष्टि डाल रहा है, अपने अशुभ स्थान, अपने शत्रु राशि को देख रहा है। केतु का पंचम दृष्टि से विवाह स्थान को देखना, ये इस घर को, 7वें घर को, विवाह घर को पीड़ित करते हैं। और इसके स्वामी जो है शनि है, ये यहाँ जाकर बैठे हैं, जिनको देखा जाए तो इनमें ऐसी कोई परेशानी तो नहीं है, ठीक है। तो और ये विवाह संबंधों में, विवाह होने में देरी कराते हैं। और इनका पार्टनर भी अगर देखा जाए, जितने सुंदर ये होंगे उतना सुंदर इनका पार्टनर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ तो गुरु हमने कहा बच्चों जैसा नेचर, चार्लिश नेचर, सूर्य की राशि, सूर्य जैसा ऊंचा माथा, ऊंचा व्यक्तित्व, बढ़िया गोरा चिट्ठा, हेल्दी शरीर, है ना। गुरु सुंदरता भी देते हैं, स्वास्थ्य भी देते हैं। चंद्रमा भी एक कम उम्र का ग्रह है, तो जितनी उनकी उम्र होगी उससे वो छोटे ही दिखेंगे, मतलब चाइल्डिश दिखेंगे। तो ये जितने सुंदर, और चंद्रमा है, गोल चेहरा होगा इनका, सुंदर गोरा सा चेहरा होगा, तो जितने सुंदर ये होंगे उतना सुंदर इनका पार्टनर नहीं होगा, क्योंकि शनि जो है सूखा सा ग्रह है, ठीक है। तो उतना सुंदर इनका पार्टनर नहीं होगा। पर और विवाह में थोड़ी समस्याएं होंगी, क्योंकि केतु की दृष्टि जाना और केतु की दृष्टि होने से इसमें विवाह में बाधा होगी। और शुक्र जो होते हैं, पुरुष की कुंडली में शुक्र जो होते हैं विवाह के कारक होते हैं। तो हमें देखना है कि शुक्र हालांकि षटबल में कमजोर हैं, तो इनका कमजोर होना, हमने जैसे पहले कहा था कि इस कुंडली के हिसाब से शुक्र का कमजोर होना बहुत सारी चीज़ों में फायदा देता है, स्त्री धन मान सम्मान आदि की चीज़ों में फायदा देता है। केंद्र का स्वामी होकर शुक्र जो है, जो कि शुभ ग्रह है, केंद्र का स्वामी हुआ तो अशुभ हो गया, और तीसरे स्थान का स्वामी होकर अशुभ से पुनः अशुभ हो गया, तो बहुत ही ज़्यादा अशुभ हुआ और कमजोर हो गया। उस पर कोई शुभ दृष्टि भी नहीं जा रही है, कोई शुभ युति भी नहीं, यानी साथ में कोई शुभ ग्रह भी नहीं बैठा है। तो ऐसा अशुभ ग्रह जब उस पर अशुभ दृष्टियां हो या अशुभ दृष्टियां ना हो, तो वो उत्तम परिणाम करेगा, क्योंकि वो बुरा व्यक्ति बुरा हो गया तो वो खत्म हो गया, यानी उसकी बुराइयां खत्म हो गई, तो ये शुभ परिणाम देगा। तो ये शुक्र जो है, जो अच्छे घर में विवाह भी करवाएगा, अच्छी पत्नी भी देगा, पर विवाह में कहीं ना कहीं देरी विलंब होगा, क्योंकि गुरु का भी शुभ दृष्टि 7वें स्थान पर पड़ रही है। तो परेशानियां आएंगी पर विवाह नहीं होगा, ऐसी बात नहीं है। आते हैं अष्टम स्थान। हमने आपको पहले ही बता दिया, जब पंचम भाव की हमने विवेचना की, एनालिसिस किया, तो हमने बताया कि गुरु जो है अष्टम के स्वामी होके अशुभ हुए, पर पंचम के स्वामी होके शुभ परिणाम देते हैं। और जब लग्न में बैठ जाए तो कहना ही क्या। अगर ब्राह्मण की कहा गया है, अगर ब्राह्मण की कुंडली हो और गुरु अगर लग्न में बैठे हो तो बहुत ही शुभ परिणाम देते हैं। और गुरु का यहाँ पर बैठना, लग्न में बैठना प्रथम स्थान, और साथ बताना कि 2 लग्नें हो गई, एक तो ये मेन लग्न और ये चंद्र लग्न में, यानी 2 लग्नों में आगे गुरु बैठे हैं, साथ में वाणी का कारक है। ऐसा व्यक्ति झूठ नहीं बोलता, जो बोलेगा स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलेगा। आपको बुरा लगता है, लग जाए, दुश्मनी होती है, हो जाए, उसको इसका डर नहीं होगा, बिल्कुल चट से जवाब देगा। आपने बोला नहीं कि आप, और ये एक्सरे निकाल लेगा। ऐसा व्यक्ति आप क्या सोच रहे हैं, आपके मन में क्या चल रहा है, आप क्या करने वाले हैं, आप अपनी चाल सोच नहीं पाएंगे, अपनी चाल चल देगा। बहुत ही तीक्ष्ण बुद्धि, सुपर ब्रेन पावर। तो ऐसा व्यक्ति सत्यवादी होगा। हरिश्चंद्र के बाद इन्हीं का नंबर है सत्य बोलने में,
झूठ भी बोल सकते हैं, ऐसा नहीं है, पर ये व्यक्ति सत्य बोलना ही पसंद करेगा। ब्रेन पावर, बोलने की क्षमता जबरदस्त, नंबर 1। आप तरसेंगे कि ऐसी क्षमता मिले। तो इसके बारे में हम आपको बता ही चुके हैं। जब जब गुरु की दशा, महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतरदशा जो भी आएगी, तो ऐसा व्यक्ति गूढ़ विद्याओं की ओर, धर्म की ओर इसकी विशेष रुचि बढ़ेगी। दिव्य मंत्रों के भी ये सिद्ध करने वाले हो सकते हैं। कोई रिसर्च कार्य में लग जाएं, PhD कर डालें, डॉक्टरेट की डिग्री ले लें, या डिग्री ना भी मिले, पर ये इनको कोई ज्ञान, विशेष गूढ़ ज्ञान, गुप्त विद्याएं, और चूंकि गुरु हैं तो सात्विक विद्या की ओर ही जाएंगे। ये किसी तंत्र मंत्र, जादू टोना या निचले स्तर की विद्याओं की ओर नहीं जाएंगे। ये गुरु जो है इनको दिव्य ज्ञान प्रदान कर सकता है, और करेंगे, अवश्य करेंगे। शुरुआत में हो सकता है इनकी रुचि धर्म की ओर ना हो, पर ये जैसे जैसे जीवन में आगे बढ़ेंगे इनको गुरु सारी चीज़ें दे देंगे। बस इनको पेट संबंधित बीमारियों से सतर्क रहना है, खान पान में नियंत्रण रखना है, जवान पे, चटुरी जीभ पे लगाम लगानी है। हम आते हैं 9वां स्थान। 9वां स्थान धर्म का स्थान है, गुरु का स्थान है, पिता का स्थान है। ठीक है, तो जब यहां पे राहु की उपस्थिति, गुरु की दृष्टि, गुरु की 9वीं दृष्टि, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, गुरु की 9वीं दृष्टि यहां पर पड़ना इन्हें धार्मिक बनाता है, सत्यवादी बनाता है, देवी देवताओं के प्रति भक्ति प्रदान करता है। पर राहु का यहाँ पर होना, और यहाँ का जो इस लग्न का, यानी मेष लग्न के जो स्वामी बनते हैं मंगल, उनका नीच कर होकर द्वादश स्थान में जाना पिता के साथ संबंधों में थोड़ी सी परेशानी देता है। पर गुरु की दृष्टि जो है, गुरु की दृष्टि भी उसको भी मैनेज करती है। सूर्य का द्वादश होना, सूर्य का षटबल में कमजोर होना, मंगल का नीच का हो जाना और द्वादश स्थान में चले जाना, राहु का मंगल पर केंद्रीय प्रभाव होना, मंगल के साथ सूर्य का बैठ के सूर्य से पीड़ित होना, कहीं ना कहीं पिता को भी कुछ कष्ट, या पिता के मान सम्मान में कमी, या पिता का जो ज्ञान होगा, या पिता की जो स्टेटस होगा, उसमें कहीं ना कहीं जितना उनमें जो कैपेसिटी थी, उसमें कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें, परिस्थितियाँ कमी लाती हैं, उनके भाग्य में कमी लाती हैं। ऐसा हम इस कुंडली को देखकर कह सकते हैं। चलिए, क्योंकि हम पहले ही बता चुके हैं, जब हमने इस भाव का इस घर का एनालिसिस किया था, तो इस घर की भी बात आई थी, क्योंकि मंगल इसका भी और इसका दोनों का स्वामी है। तो एक बार फिर बताते चलते हैं कि केंद्र का स्वामी होकर क्रूर ग्रह मंगल शुभ परिणाम दाता हो जाता है। और पुनः जब हम 9th हाउस यानी 9वें घर की बात करते हैं, जो कि मूल त्रिकोण राशि होती है मंगल की, यहाँ पर बैठी हुई है, और 9वां घर सबसे कुंडली का सबसे शुभ परिणाम देने वाला घर होता है। तो उसके स्वामी जब मंगल फिर से बन जाते हैं तो वो और शुभ हो जाते हैं। तो भले वो नीच के हैं पर अत्यंत शुभ परिणाम भी देंगे। ठीक है, और अब आप चलिए फिर इसके बाद देखते हैं 10वें घर को सूर्य। ये कर्म का स्थान है, राज्य का स्थान है, सरकार, गवर्नमेंट का स्थान है, आपके कर्मों का स्थान है। हम पहले ही बता चुके हैं कि शुक्र का यहाँ पर निर्बल होकर अपनी ही राशि में बैठना, क्योंकि शुभ अशुभ परिणाम दे रहे हैं और निर्बल हो गए हैं, तो ये अत्यंत शुभ परिणाम देंगे। तो यहाँ से कर्मों की अगर बात करें, अभी सिर्फ कर्मों के लिए तो और कि व्यक्ति क्या करेगा ये तो और भी देखना पड़ेगा, पर सिर्फ अभी इस चार्ट को देख के हम आपको बता रहे हैं कि अगर शुक्र की देखें, किसी भी लग्न से 10वें स्थान को हम देखते हैं, लग्न से 10वें, वही चंद्र लग्न और लग्न, ये 2 लग्नों से ये लग्न बन गई है। तो इससे हम जब 10वां स्थान यही आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10वें स्थान में बैठे ग्रह को जब हम देखते हैं, वही ग्रह आप क्या करेंगे उसकी ओर इशारा करता है। तो ये शुक्र जब आ जाता है, शुक्र क्या है? लग्जरी, वैभव, विलासिता, चमक दमक, विलासिता, लग्जरी। तो हम लग्जरी की बातें करेंगे, तो शुक्र जो है लग्जरियस ग्रह होने के कारण चमक दमक, नेम और फेम देने वाला, ऐसी चीज़ों का बिजनेस, ऐसी चीज़ों का व्यापार, ऐसी चीज़ों में ऐसी जगह पर नौकरी जहाँ पर चमक दमक हो, लाइमलाइट, फिल्म, गाने बजाने से रिलेटेड, मीडिया, सोशल मीडिया, जहाँ फेमस हो सके आप, दुनिया जाने आपको, उस प्रकार की चीज़ों से ये धन कमाएंगे, अपना नाम कमाएंगे। हो सकता है ऐसा व्यक्ति फिल्मों से रिलेटेड हो जाए, या आजकल तो फिल्मों में नहीं गए, सोशल मीडिया में ही छा गए। तो ऐसा व्यक्ति इस प्रकार के कार्य करके अपनी जीवन यापन करेंगे।
बाकी तो इसके और भी डिटेल में देखना चाहिए, इसकी राशि को फिर हमें विवेचना करनी चाहिए, पर अभी हम आपको सिर्फ इतना ही बता रहे हैं। तो इस प्रकार ये अपना जो है पैसा कमाना सोशल मीडिया से लोगों के साथ जुड़ के, क्योंकि ये स्थान भी पब्लिक का है, ये पब्लिक का स्थान है। तो शुक्र का वहां देखना पब्लिक से जुड़ के पैसा कमाना, तो पब्लिक से जुड़ के कोई भी काम हो सकता है। आज के डेट में तो बहुत सारे ऑप्शन हैं, आजकल तो ठेला भी लगा लेता है आदमी और फेमस हो जाता है, पब्लिक जुड़ गई, फेमस हो गए। तो इस प्रकार के कामों से ये चमक दमक, लाइमलाइट, फैशन की दुनिया से जुड़ के ये पैसा, पब्लिक से जुड़ के पैसा कमाएंगे। चलिए, इसके बाद हम आते हैं 11वां स्थान। 11वां स्थान आय का स्थान है और 6वें से 6वां होने का रोग भी देता है। शनि हम पहले ही बता चुके हैं, मारक भाव और 6वें भाव के स्वामी होके शनि अशुभ हो जाते हैं, और शनि जब यहाँ बैठते हैं तो शनि अशुभकारी हो जाते हैं। और शनि की दृष्टियाँ, तीसरी दृष्टि यहाँ पड़ती है, जो लग्न से जो संबंधों को अपने मन को ही परेशानी में डालने वाला होता है, मन को परेशानी में डालने वाला होता है शनि, क्योंकि चंद्रमा को देख रहा है। बुध नेत्रों को चूंकि नेत्र भाव के स्वामी को देख रहे हैं, तो आंखों में पीड़ा पहुंचाने वाले हो गए। और शनि की 7वीं दृष्टि संतान भाव में भी पड़ रही है, तो संतान होने में देरी, संतान प्राप्ति में देरी या पुत्र संतान में देरी। पर चूंकि गुरु हैं तो कष्ट की ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं है, गुरु हैं तो, क्योंकि शनि अगर 3 नंबर है तो गुरु चतुर्थ, गुरु का पावर ज़्यादा है, तो कहीं ना कहीं गुरु जो है संतान भी देंगे, पुत्र संतान भी देंगे। पर शनि के कारण पुत्र संतान प्राप्ति में बाधा या कठिनाई का योग बनता है। इसके बाद हम आते हैं कुंडली के 12 स्थान यानी 12वें स्थान पे। 12वें स्थान पे 4 नंबर की राशि लिखी है। 4 नंबर के स्वामी होते हैं चंद्रमा, जो कि लग्न में चले गए हैं और लग्न का स्वामी यहाँ आ गया है। दोनों राशियों में राशि परिवर्तन, ये सारी चीज़ें आपको पहले ही बता चुके हैं। यहाँ पर नीच के मंगल और सूर्य बैठे हुए हैं, जो कि सूर्य कमजोर भी हैं और मंगल नीच का है। अब आप देखिए कि सूर्य स्वयं आत्मा का भी कारक होता है, गवर्नमेंट का कारक होता है, हृदय रोग और पिता और कॉन्फिडेंस को बताने वाले होते हैं, उनके कारक होते हैं। उसके साथ यहाँ पर मंगल बैठे हुए हैं। सूर्य नेत्र के कारक हुए, ये 12वां स्थान होता है, ये बाएं नेत्र को, लेफ्ट आई को रिप्रेजेंट करता है। तो जब सूर्य यहाँ बैठ गया, सूर्य नेत्रों की ज्योति को जला देता है, नेत्रों को जला देता है। जलाना वाला नहीं कि जला दी, आग लगा दी, मतलब वो नेत्र ज्योति को नष्ट कर देता है, आईसाइट कमजोर हो जाती है। और फिर वहाँ नीच का मंगल, किसी तेज स्पीड वाली चीज़ का आंखों से लगना, टकराना, चोट लगना, किसी एक्सीडेंट, कोई एक्सीडेंट हो जाए उसमें चोट लग जाए, या कोई पत्थर आके लग जाए, कोई लकड़ी आके लग जाए, कोई भी चीज़ टकरा जाए, इस प्रकार के एक्सीडेंट की ओर सूचना देता है। और 100% नेत्र रोगों की ओर इशारा करता है। तो इनके लिए हम कहेंगे कि लेफ्ट आई में भी प्रॉब्लम, राइट आई में भी प्रॉब्लम और लेफ्ट आई में भी प्रॉब्लम। चश्मा तो चढ़ना ही चढ़ना है, अपनी आँखों को बचा कर रखें। लड़ाई झगड़े से दूर रहें, क्योंकि ये 6वां स्थान रोग रिपुऋण कोई सीधे देख रहे हैं, मंगल नीच के होकर बैठा है, तो लड़ाई झगड़े की ओर इशारा करता है। फीवर वगैरह से सावधान रहें। सूर्य का यहाँ बैठना इनको बीमार करता है, इनको बुखार वगैरह की समस्या हो सकती है। जब भी कभी सूर्य की दशा अंतर्दशा आएगी, ये बीमार हो सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि सूर्य और मंगल का एक साथ बैठना, अब आप देखिए कि इनकी वर्तमान की जो दशा है, वर्तमान की दशा इनकी मंगल की महादशा है और बुध का अंतर चल रहा है, मंगल नीच का होके बैठा है, ठीक है। इसके पहले इनकी 16 मार्च तक इनकी मंगल में शनि की महादशा थी। मंगल की महादशा में शनि का अंतर था, जो कि एक अच्छी बात नहीं थी। लड़ाई झगड़े, चोट चपेट, एक्सीडेंट से इनको बचना चाहिए था। अब तो वो समय निकल गया है। अब मंगल में बुध का अंतर आया है। बुध से जो है मंगल द्वादशेष है और मंगल से बुध जो है द्वादश भाव के स्वामी हैं। जैसा कि हम बुध को बता ही चुके हैं कि नेत्र पीड़ा देंगे, ठीक है, तो आप इससे सावधान रहें। आय के मामले में बुध अच्छा परिणाम दे सकते हैं, ठीक है। तो ये रहा कुंडली के द्वादश भाव का एक छोटा सा विश्लेषण, बहुत क्विक, जितना जल्दी हो सका मैंने इसका विश्लेषण किया है। विश्लेषण तो इसका बहुत ज़्यादा हो सकता है, बहुत बहुत विशाल हो सकता है, उसकी कमी नहीं है। इसमें और भी हम आपको देखने का प्रयास करते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया कि इस कुंडली में जो द्वितीय स्थान होता है वो विद्या का स्थान होता है। इस कुंडली में विद्या भाव के स्वामी बनते हैं बुध, ठीक है, जो कि आकर यहाँ पर लग्न में बैठ गए हैं। तो बुध क्या है? व्यवसायिक ग्रह है। ये वैश्य श्रेणी में आता है। वैश्य यानी
बनिया जो बिजनेस करता है। तो बुध जो है मैनेजरियल पावर से युक्त होता है, बोलने की क्षमता से युक्त होता है। तो ये जो है जहाँ पढ़ाई की बात करें तो ये मैनेजरियल फील्ड में अपना कैरियर बनाने की सोचेंगे। कैरियर नहीं, मतलब इनकी शिक्षा जो होगी व्यावसायिक शिक्षा होगी, ये कॉमर्स की ओर जा सकते हैं या मैनेजमेंट की शिक्षा इनको लेनी चाहिए। इनकी कुंडली इस ओर इशारा करती है। साथ ही साथ आप देखिए, हर व्यक्ति की जानने की इच्छा होती है कि हमारी शादी कहाँ होगी, कैसी होगी, पत्नी कैसे मिलेगी। चलिए थोड़ा सा इसके बारे में भी देखते हैं। हम देखते हैं कि ये स्थान जो है, 5वां स्थान जो है, आप ये बढ़िया चीज़ देखिए कि 9वां स्थान ये है कुंडली का, नवम से नवम, यानी 9वां स्थान है कुंडली का। अगर यहाँ से गिरेंगे तो 9वां स्थान आता है, और यहाँ से गिनेंगे तो ये 9वां स्थान आता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो जैसा कि कुंडली का सबसे शुभ स्थान ये होता है, तो नवम स्थान यानी भाग्य स्थान, ये भाग्य का स्थान है। तो भाग्य का भी भाग्य है ये। तो 9वें से 9वां, तो इसके स्वामी बनते हैं गुरु, जो कि लग्न में जाके बैठे हैं। और हमने अपने एक पिछले वीडियो में आपको बताया था, आप जाके उस वीडियो को देखिएगा, हम उसका डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक डाल देंगे। आप देखिए कि अगर आप जानना चाहते हैं कि आपका साथी, जीवन साथी आपको कैसे प्राप्त होगा, कहाँ से प्राप्त होगा, तो आपको पता चल जाएगा कि 7वें स्थान का स्वामी जहाँ बैठा होगा वहीं से आपको अपना जीवन साथी प्राप्त होगा। तो 7वें स्थान के स्वामी है यहाँ पर मकर राशि बनती है, उसके स्वामी होते हैं शनि, और शनि जाके एकादश स्थान यानी आय भाव में बैठे हैं। 1 2 3 4 5। तो आपका जीवन साथी यहीं से मिलेगा, यहां से मिलेगा। मतलब ये स्थान किसका है? अगर रिलेशन की बात करें तो ये बड़े भाई बहनों का स्थान है, बड़े भाई बहनों का स्थान है ये। यहां से हम अच्छे से लिख नहीं पा रहे हैं, आप समझ लीजिएगा, हम बोल रहे हैं, आपको सुनाई पड़ेगा। बड़े भाई बहनों का स्थान है, छोटे नहीं, बड़े भाई बहनों का स्थान है। और ये स्थान पूर्व जन्म को भी बताता है, पूर्व जन्म से भी रिश्ता जोड़ता है। देखिए, अगर हम पूर्व जन्म की बात करते हैं तो इसका स्वामी लग्न में बैठा है, और लग्न का स्वामी जो गुरु बना, इसका स्वामी जो गुरु बना, लग्न में बैठ के सीधी 7वीं दृष्टि 180 डिग्री से इनको देखते हैं। यानी कि इस घर से इस घर के स्वामी गुरु का संबंध बन रहा है, यानी पूर्व जन्म का संबंध बन रहा है। तो इसको हम लव मैरिज या प्रेम संबंधों से भी देखते हैं। हम इसको ऊपरी तौर पे कह सकते हैं कि इनकी मैरिज जो है एक लव मैरिज होगी, पर भाई के सहयोग से ही होगी, या वहां से होगी जहां से ये आय भाव है, इनकम प्राप्त कर रहे होंगे, ऐसा कार्य जहां जिसके माध्यम से ये पैसा कमा रहे होंगे, या तो उसी जगह से उन्हीं लोगों के बीच में इनकी शादी हो जाएगी, या फिर उस प्रकार के लोग उनके विवाह में सहायता करेंगे। तो यानी बड़े भाई के सहयोग से लव मैरिज होना और वहां से आय प्राप्त करना, या ऐसी जगह से जहां से आय प्राप्त कर रहे होंगे वहां पर लव होकर मैरिज हो जाना, इस कुंडली, ये कुंडली दर्शाती है। इस कुंडली में एक और बहुत ही विशेष बात है, आप देखिए कि जो राहु है उसकी 5वीं दृष्टि लग्न में पड़ती है। ठीक है, 1 2 3 4 5। तो राहु की 5वीं दृष्टि जो है वो लग्न में पड़ती है, और शनि जो है, शनि यहाँ बैठकर अपनी 3री दृष्टि भी लग्न पे डालते हैं। और लग्न में कौन बैठा है? लग्न में मुंह, वाणी भाव का स्वामी, यानी ये मुंह, अगर इसको देखा जाए तो ये अगर अंगों की बात करते हैं तो ये मुंह होता है, और इसके स्वामी होते हैं बुध, जिस पर इसकी शनि की और राहु की दृष्टि पड़ती है। राहु और शनि नर्वस से रिलेटेड हैं, नर्व से रिलेटेड हैं, ठीक है, नसों से रिलेटेड हैं। जब कभी शनि और राहु की दशा या अंतर दशा आएगी, यानी शनि की दशा हो, राहु का अंतर हो, या राहु की महादशा और शनि का अंतर हो, ऐसी स्थिति में हम अलर्ट करना चाहेंगे कि ये फेशियल पैरालिसिस अटैक की ओर भी ये कुंडली इंडिकेट करती है। शनि और राहु की महादशा और अंतरदशा जब भी आएगी, क्यों? क्योंकि हमने आपको बता दिया कि वाणी भाव के स्वामी होते हैं बुध, और दो नसात्मक ग्रह, नसात्मक नसों से रिलेटेड, नर्व से रिलेटेड ग्रह जब देखेंगे, और दोनों ही जो कि रोग कारक हो जाते हैं, और जब उस पर दृष्टि आएगी तो ये फेशियल पैरालिसिस अटैक की ओर ये इंडिकेट करते हैं। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज आप इस कुंडली में फिर से देखिए कि जो कुंडली का पहला स्थान होता है, 5वां स्थान होता है और 9वां स्थान होता है। राशियां यहाँ कोई भी हो, इससे कोई मतलब नहीं है। जो भी राशि हो, पहले 5वें और 9वें घर में जो भी राशियां होती हैं, उनके स्वामी जो होते हैं अग्नि तत्वीय हो जाते हैं। यानी सूर्य तो अग्नि तत्वीय होता ही है। देखिए, लग्न में सूर्य की राशि है, तो सूर्य से बड़ी अग्नि तो कोई चीज़ है ही नहीं इस ब्रह्मांड में। तो ये अग्नि तत्व की राशि तो पहले से ही है, और लग्न का स्वामी होकर सूर्य पुनः जो है
अग्नि तत्व हो जाता है। पंचम में गुरु की राशि है जो कि अग्नि तत्व हो गई, और यहाँ पर मंगल की राशि है, मंगल अपने आप में अग्नि तत्व होते हैं, और यहाँ पे 9वें स्थान के स्वामी होकर वो पुनः अग्नि तत्व हो गए। तो आप देखेंगे 1, 5 और 9 का संबंध लग्न से कैसे बनता है। सूर्य जो है वो अग्नि तत्व हो हैं और यहाँ पे उनकी राशि है तो अग्नि तत्व हो गए। यहाँ के स्वामी भी अग्नि तत्व के हो जाते हैं, वो जाके यहाँ बैठ गए। तो लग्न पर एक तो सूर्य का अग्नि तत्व प्रभाव है, दूसरे इस ग्रह के स्वामी का गुरु का अग्नि तत्व प्रभाव है, तीसरा मंगल जो है ये वो लग्न में तो ना बैठे हैं ना देख रहे हैं, किंतु राहु जो होता है वही मंगल के समान ही परिणाम देता है, यानी वो भी अग्नि तत्वी है और वो अग्नि तत्व की राशि में ही बैठा है। तो इस राशि के गुणों को लेकर वह लग्न पर यानी चंद्रमा पर, बुध पर, गुरु पर और लग्न पर प्रभाव डाल रहा है। ठीक है। और इस घर का जो स्वामी है जो अग्नि तत्वी है, सूर्य है, वो नीच के मंगल के साथ बैठा हुआ है। तो कुल मिला के लग्न पर, तीनों लग्नों पर, सूर्य लग्न पर, चंद्र लग्न पर और इस लग्न पर, तीनों ही लग्नों पर अग्नि का प्रभाव है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये, और साथ ही साथ मंगल जो है नीच का मंगल है। कर्क राशि जो है जलीय राशि होती है और मंगल अग्नि है। तो जल और अग्नि का क्या मतलब हुआ? जलती हुई, कोई उबलती हुई, कोई गर्म लिक्विड चीज, कोई गर्म लिक्विड चीज, इससे इनको बचना चाहिए। यानी इससे इस प्रकार की आग का भय है, जैसे करंट लगना या उबलता हुआ, खौलता हुआ गर्म पानी, गर्म तेल, दूध या कोई भी ऐसे लिक्विड चीज ऊपर पड़ जाना, इससे इन्हें सावधान रहने की जरूरत है। खासकर मंगल और शनि की जो ये इनकी अंतर्दशा थी, मंगल में शनि का जो पीरियड था 16 मार्च 2024, ये बहुत ही विशेष इनको ध्यान रखने का था। पर आगे जो भी महादशाएं आएंगी उसमें मंगल का अंतर आता है या इस प्रकार कोई भी अंतर ये आएंगे इस सब अंतर्दशा में, तो इनको सावधान रहने की ज़रूरत है। यानी मंगल अपना नीच का प्रभाव जो दे रहा है उससे इन्हें सावधान रहने की ज़रूरत है। मंगल इनका धन के मामले में इनको अच्छा परिणाम देगा, किंतु इस प्रकार की समस्याओं से इन्हें सावधान रहने की जरूरत है। करंट से दूर रहें, बिजली से दूर रहें, गर्म चीज़ों से दूर रहें, पानी की किसी प्रकार की लिक्विड गर्म चीज़ों से इन्हें दूर रहना है। बिजली से बिल्कुल आप दूर रहिए, खंभों से दूर रहिए, इलेक्ट्रिसिटी का कोई काम आपको नहीं करना है, आप दूर रहिए। अग्नि से संबंधित चीज़ों से, आग से, फायर से आप बिल्कुल दूर रहिए। यह आपको हम सलाह दे रहे हैं, शायद कोई दूसरा आपको ऐसी सलाह नहीं देगा। तो आपको इन सब चीज़ों से दूर रहने की सलाह दी जाती है। इस व्यक्ति को सूर्य को बलवान करने की सलाह दी जाती है। सूर्य क्या है? पहली बात तो ये लग्न है और लग्न केंद्र और त्रिकोण का स्वामी होने के कारण सूर्य जो है आपके अति राजयोग कारक हुए, अति विशिष्ट कारक हुए। इस कारण से सूर्य चूंकि आपका निर्बल है, द्वादश स्थान में चला गया है, अपनी पर्सनालिटी को संभालिए, गलत संगत छोड़िए, गलत लोगों का साथ छोड़िए, गलत विचारधारा छोड़िए, गलत आदतें छोड़िए और अपने लग्न को मजबूत करिए। सूर्य के मंत्रों का अधिक से अधिक जप करिए, आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करिए, सूर्य को सुबह उठकर जल चढ़ाइए। सुबह बिल्कुल सुबह मतलब दिन निकलने के पहले अगर हो सके 3 से 6 बजे के बीच सुबह उठकर आप सूर्य की ऐसी उपासना करें। मंत्रों का जितना अधिक से अधिक हो सके एक माला लें रुद्राक्ष की, उस पर सूर्य का मंत्र संकल्प के साथ जप करें। संकल्प यानी कि मैं संकल्प करता हूँ अपना नाम, पिता का नाम, गोत्र, समय, देश, काल, परिस्थिति, इन सब का उच्चारण करते हुए कि मैं सूर्य के मंत्रों का एक निश्चित संख्या की 10 माला, 11 माला, जो भी आप कर सके कि इतने माला जप मैं प्रतिदिन यश, धन, मान, सम्मान, अच्छी नौकरी, अच्छा स्वास्थ्य, अच्छी लंबी उम्र पाने के लिए कर रहा हूँ, भगवान मुझ पर कृपा करे। इस प्रकार से संकल्प लेकर वो जब करेंगे तो 6 महीने, साल भर बाद, 2 साल बाद जब आप पलटकर अपने पिछले जीवन को देखेंगे, वर्तमान जीवन को देखेंगे, तो आपको जमीन आसमान का अंतर पता चलेगा कि आप पहले क्या थे और आज क्या हैं। तो अगर आप इसको, लग्न को, सूर्य को मजबूत करते हैं तो आपको सब कुछ मिलेगा, क्योंकि शास्त्र में कहा गया है कि सूर्य अगर कमजोर हो, क्योंकि सूर्य जो है आत्मा का कारक है, कॉन्फिडेंस है, पिता है, हृदय है, राजा है, राज्य है, सरकार है, तो इतनी सारी चीजें कमजोर हो जाएंगी तो क्या मिला आपको, क्या बचेगा आपके पास? तो अगर आप सूर्य कमजोर हो जाता है तो शास्त्र कहता है कि राजयोगों के परिणाम भी नहीं मिलते। बहुत अच्छे राजयोग होंगे तो भी आपको परिणाम नहीं मिलेंगे अच्छे। आपकी लग्न में ही गुरु और चंद्रमा का गज केसरी योग बनता है, पर कहाँ बनता है? ऐसी जगह पे बन रहा है तो स्थान तो बहुत अच्छा है, पर उसके स्वामी नीच के मंगल के साथ होके
कमज़ोर हो गए हैं, षटबल में उनको बल नहीं है, और लग्न की भी, लग्न का मान लगभग 9 डिग्री कुछ मिनट का है, यानी लग्न कमज़ोर है, तो आप उसको मजबूत बनाइए, तो आपको विशेष परिणाम मिलेंगे। जो बुराइयां हैं वो अच्छाइयों में बदल जाएंगी। जब आपका सूर्य निर्बल हो गया, मंगल के साथ हो गया, नीच के मंगल के साथ हो गया, द्वादश स्थान में हो गया, और उस पर राहु का केंद्रीय प्रभाव हो गया, इतनी सारी चीजें हो गई, तो और एक तरफ शनि और एक तरफ हमने कहा कि अशुभ बुध, इतनी सारी चीज़ों के बीच में जब आपका सूर्य फंस गया, सूर्य निर्बल हो गया, तो क्या होगा? मंगल है, कोई लड़ाई झगड़ा कराएगा, कोर्ट कचहरी कराएगा। सूर्य और मंगल यहाँ बैठ के, द्वादश स्थान क्या है? द्वादश स्थान जो है जेल का भी स्थान है। तो ऐसी परिस्थितियों में कोई वाद विवाद हो जाता है, लड़ाई झगड़ा हो जाता है, कोई पुलिस केस, कोर्ट केस बनता है, तो आप क्या करेंगे? जब आपका सूर्य इतना कमज़ोर है, आपकी मान हानि होगी, आपकी बदनामी होगी, और उससे अगर आपको बचना है, पुलिस केस से बचना है, कोर्ट कचहरी से बचना है, या उससे संबंधित सजाओं से बचना है, तो आपको अपने आप को, अपने व्यक्तित्व को, अपनी पर्सनालिटी को, अपने शरीर को, अपने मन को मजबूत करना होगा। और जब आपका सूर्य मजबूत होगा तो क्या होगा? आप दुर्घटनाओं को नहीं रोका जा सकता, उनसे बचा जा सकता है, बचने की कोशिश की जा सकती है। तो जब आप मजबूत होंगे, आपका व्यक्तित्व मजबूत होगा, आपका सामाजिक दायरा मजबूत होगा, आपकी पहुंच अच्छे ऊंचे बड़े लोगों से होगी, तो समय पर उनका सहयोग मिलेगा। क्या होगा? लड़ाई झगड़ा होगा, पुलिस केस होगा, पुलिस बुलाएगी, आप जाएंगे, अपने सामाजिक, आर्थिक, मानसिक रुतबे का आप प्रयोग करेंगे और चाय पी के लौट आएंगे। तो अगर आपको इन सब परेशानियों से बचना है तो आपको एक ही सलाह दी जाती है कि सूर्य की आराधना कीजिए, और इसके अलावा कोई दूसरा तरीका नहीं है। सूर्य की आराधना कीजिए। सूर्य का, अगर आप चाहें तो सूर्य का रत्न माणिक आप किसी योग्य ज्योतिषी से उसकी प्राण प्रतिष्ठा कराकर धारण करें, आपको अवश्य लाभ होगा। और अगर आप रत्नों में ना भी जाएं, रत्न ना भी पहने, आप सिर्फ सूर्य के मंत्रों का अधिक से अधिक जप करें। और पंचम भाव होता है आपके इष्ट का। अगर आप अपने इष्ट देवता को निर्धारित करना चाहते हैं तो ये गुरु की राशि है, आप विष्णु जी की उपासना करें, जो कि बल, बुद्धि, विद्या, संतान और आपको मनोवांछित परिणाम प्रदान करेंगे। आपका चंद्रमा भी सही हो जाएगा, आपका सूर्य भी सही हो जाएगा। सूर्य तो वैसे ही विष्णु स्वरूप होते हैं, तो आप विष्णु जी की उपासना करिए। वैसे अगर चंद्रमा के हिसाब से हम आपको कहें कि जो आपको शनि के दृष्टि चंद्रमा पे है, ये कलंक योग भी है, ये जेल योग भी है, बहुत सारे योग बनते हैं, विष योग कहलाता है ये। आपके मन में तरह तरह के दुष्विचार आएंगे कि सुसाइड कर लेते हैं, हमारा जीवन तो बहुत बेकार है। इतनी चिंता दे देगा शनि, जब कभी चंद्रमा और शनि और चंद्रमा एक दूसरे के अंतरदशा में आएंगे, इतना आपको परेशान कर देंगे, इतनी चिंता दे देंगे कि भय के मारे आपको लगेगा कि जीवन बेकार है, सुसाइड कर लेते हैं। तो अगर इस चिंता से बचना है तो आपको भगवान भोलेनाथ, शिव शंकर जी की आराधना करनी चाहिए। भोलेनाथ, शिव भोले नहीं हैं, वो भोलों के नाथ हैं, भोले व्यक्तियों के नाथ हैं। शिव स्वयं भोले नहीं हैं, उनको मतलब आप इतना ये मत देख रहे बड़े भोले हैं, वो भोले नाथ हैं, भोले लोगों के नाथ हैं। इष्ट देवता के रूप में आपको विष्णु भगवान की पूजा की सलाह दी जाती है। आप विष्णु भगवान की आराधना करें, उनके मंत्रों का अधिक से अधिक जप करें। और जैसा कि हमने आपको कहा था कि चंद्रमा पर शनि की दृष्टि होना मानसिक अशांति देता है। अगर आप मानसिक अशांति से पीड़ित हैं, परेशान हैं, तो आपको शिव जी का जलाभिषेक करना चाहिए, उन पर जल चढ़ाना चाहिए। या फिर अगर आपके पास कच्चा दूध, गाय का कच्चा दूध उपलब्ध हो तो उसमें जल मिला लें और उससे भगवान शिव की आराधना करें, भगवान शिव का अभिषेक करें। क्योंकि आपने देखा होगा कि शिव जी ने अपने मस्तक में चंद्रमा को धारण कर रखा है। चंद्रमा क्या है? चंद्रमा शीतलता प्रदान करता है। और जब शिव जी ने हलाहल विष का पान किया था तो उससे जो गर्मी उत्पन्न हुई, उसको बैलेंस करने के लिए, उस गर्मी को शांत करने के लिए, उस अशांति से बचने के लिए उन्होंने शशिधर वो बने, यानी शशि यानी चंद्रमा, उसको धारण किया। तो चंद्रमा, तो आपको शिव जी का जलाभिषेक करना चाहिए। तो आप मानसिक परेशानियों से आप उभर सकेंगे, निकल सकेंगे, उन पे आप कंट्रोल कर सकेंगे। दूसरी चीज़ आती है, आप अपनी कुंडली में देखिए कि मंगल का द्वादश होना मांगलिक योग कहलाता है। जब कभी भी मंगल पहले स्थान, चौथे स्थान, सातवें स्थान और द्वादश स्थान में आते हैं तो यह एक मांगलिक योग बनता है। मांगलिक योग बनता तो है, पर मांगलिक योग जो है वो मंगल का अपनी नीच राशि में होने के कारण
मांगलिक दोष पूरी तरह से समाप्त हो जाता है। इसलिए मांगलिक दोष से डरने की आवश्यकता नहीं है, पर यह नीच का मंगल जो है अपनी अष्टम दृष्टि से विवाह स्थान को अपनी शत्रु राशि, यानी शनि और मंगल शत्रु होते हैं, तो अपने शत्रु राशि को देखता है। तो यहाँ पत्नी के साथ मारपीट, लड़ाई झगड़े की ओर अवश्य संकेत करते हैं। तो आप इस प्रकार की परिस्थितियों से बचने का हमेशा प्रयास करें, यही हमारी आपको सलाह है। दूसरी चीज़ आप देखेंगे, अक्सर लोग काल सर्प योग की बात करते हैं। हमने काल सर्प योग के बारे में भी एक डिटेल छोटा सा वीडियो बनाया है, उसमें आप उसको हम डिस्क्रिप्शन अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। आप देखिएगा कि लोग कहते हैं, देखिए काल सर्प योग का निर्माण जो कहा जाता है काल सर्प योग है, वो कैसे बनता है। देखिए इस कुंडली में केतु यहाँ बैठा है और राहु हमेशा केतु और राहु हमेशा एक दूसरे के ठीक आमने सामने 180 डिग्री यानी 7वें घर पे होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 और यहाँ से गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 यानी केतु और राहु एक दूसरे के सामने 7वें घर पे होते हैं। जब इन दोनों ग्रहों के बीच में, यानी ये और ये जो राहु केतु हैं, इनके बीच में, यानी ये जो 4 घर हैं, इन घरों में बाकी के सारे ग्रह यानी बाकी के 5 ग्रह आ जाएं, या इन दोनों के इस तरफ बाकी इन 4 घरों में बाकी के 5 ग्रह आ जाएं, तो इसको कहते हैं काल सर्प योग। तो अगर उस परिभाषा के हिसाब से देखते हैं तो आप देखिए कि राहु केतु और राहु के बीच में आप देखिए शुक्र, शनि, मंगल, सूर्य, गुरु, बुध, चंद्रमा, ये सारे ग्रह आ जाते हैं। 7 ग्रह आ जाते हैं। ठीक है, तो ये इस कुंडली में देखा जाए तो काल सर्प योग बनता है, पर हम काल सर्प को योग को नहीं मानते, क्योंकि हमारे जो महर्षि जो थे, हमारे जो ऋषि मुनि थे, वो जो बड़े बड़े ग्रंथ लिख गए हैं, उनमें काल सर्प योग की, पराशर जी ने काल सर्प योग की कहीं भी चर्चा नहीं की है। इसलिए काल सर्प दोष को हम मानते ही नहीं हैं। इसलिए हमने इस काल सर्प दोष को बताया ही नहीं आपको कि इस कुंडली में काल सर्प दोष योग है, और आप भी इसको लेकर चिंतित बिल्कुल ना हो, क्योंकि अगर ये काल सर्प योग दोष होता भी हो, तो आप ये मान के चलिए कि बहुत गुणकारी भी होता है। ऐसा, क्योंकि केतु और राहु हमेशा एक दूसरे के सामने होते हैं, तो आपको 50% 60% कुंडली में बाकी के 7 ग्रह जो होते हैं वो केतु और राहु के बीच में मिल जाएंगे। तो क्या इसका ये मतलब हुआ कि उस व्यक्ति का विवाह नहीं होगा, उसे विद्या की प्राप्ति नहीं होगी, उसे धन की प्राप्ति नहीं होगी, उसको संतान की प्राप्ति नहीं होगी, उसे वाहन की प्राप्ति नहीं होगी, उसके सुख की प्राप्ति नहीं होगी, उसका कोई विकास नहीं होगा? नहीं, ऐसा नहीं है। बल्कि आप देखिए कि राहु केतु तो पराक्रमी ग्रह हैं, पराक्रम को देने वाले हैं, और ये कलयुग है। कलयुग में राहु केतु का ही तो बोलबाला है। तो ऐसे लोग तो और ज़्यादा पराक्रमी हो जाते हैं और हर प्रकार की सुख सुविधाएं को प्राप्त करते हैं। इसलिए इससे परेशान होने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है, और इसके पीछे अपना दिमाग खराब करने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। तो ये था आपकी कुंडली का एक बहुत ही छोटा सा विश्लेषण। आपको कैसा लगा? आप जिसकी कुंडली है, हम चाहेंगे कि विशेष रूप से अपने सुझाव, अपनी राय, अपने कमेंट्स हमें दें। अगर उन्हें पसंद आता है तो इसको शेयर करें। आप सभी दर्शकों से भी हम प्रार्थना करते हैं कि आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं, अपने कमेंट्स करें, वीडियो को शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप भी कोई हमसे अपनी कुंडली दिखवाना चाहते हैं, हमसे अपनी कुंडली के बारे में कोई राय लेना चाहते हैं, तो आप अवश्य हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। सारे डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। अगर आप हमसे ऑनलाइन इस प्रकार से कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो हम चूज़ करेंगे, हमारे पास जब समय होगा, अगर हम उसमें, और आप बहुत सारे लोग हमको इसके लिए निवेदन करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि हमारी कुंडली देख लीजिए। हमारे पास समय हुआ और उस कुंडली में से अगर हमने कोई कुंडली कभी चूज़ की तो हम उसको इस प्रकार से ऑनलाइन वीडियो बनाएंगे, मतलब उसका वीडियो बना के उसको ऑनलाइन करेंगे, यूट्यूब में डालेंगे। तो आप इसके लिए तैयार रहें। और अगर पर्सनली आप हमको अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं तो हमारा एक निर्धारित शुल्क है, एक छोटी फीस है, उसको लेने के बाद ही हम आपकी कुंडली का अध्ययन करेंगे, उसका विश्लेषण करेंगे और आप तक वो विश्लेषण पहुंचाएंगे। आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद।